कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। उम्मीद करता हूं आप लोगों की जो बीपीडीओ वीडियो के एग्ज़ाम की री एग्ज़ाम की जो तथाकथित रूप से एग्ज़ाम की डेट आई है 9 जुलाई, आप लोगों की उसकी तैयारी ठीक चल पा रही होगी और आप लोग लगे होंगे अपने स्तर से। ठीक है, तो फाइनली बच्चों अब आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट करने का समय आ गया है। ठीक है, और बहुत जल्दी यानी कल से संभावित है कि आपका क्रैश कोर्स जो है बीपीडीओ वीडियो के लिए एक रिवीजन बेस और एक सिलेबस पे आधारित जो टॉपिक होंगे वो मैं आप लोगों को कल से कवर करूंगा, तो जितनी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, क्योंकि देखो जिसका नाम ही री एग्ज़ाम है, अगर वो री एग्ज़ाम 9 जुलाई का होता है तो इसका ये मतलब है कि आप लोगों ने पहले वो एग्ज़ाम दिया हुआ है, यानी कहीं ना कहीं आप लोग उसकी तैयारी करके पहले एग्ज़ाम में बैठ चुके हैं। तो उस एग्ज़ाम के लिए आपके जो पुनः एक नए सिरे से जो रिवीजन होगा और सिर्फ सिलेबस के टॉपिक के आधार पे होगा। ठीक है, जिसमें उत्तराखंड को मिनिमाइज किया जाएगा, बहुत ज़्यादा उसको उत्तराखंड नहीं पढ़ाई जाएगी। सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए जो 25 से 30 नंबर जो जीएस के आते हैं और 5-6 क्वेश्चन जो कंप्यूटर के आते हैं, इस पे सबसे बड़ी प्रायिकता हम देंगे। ठीक है, यानी प्रायोरिटी हमारी प्राथमिकता जो होगी इस पे रहेगी, क्योंकि जो उत्तराखंड है ये है उसमें अनावश्यक रूप से कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। और जो छात्र बीपीडीओ वीडियो के लिए उत्तराखंड के क्वेश्चन वो उसी तरीके से पढ़ने में लगा, वो फिर ऐसा ही है। ठीक है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उत्तराखंड सिर्फ रिवीजन आप लोगों को करना है। ठीक, इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जो टेस्ट पेपर चल रहे हैं आप लोगों के, ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट बीपीडीओ वीडियो के लिए चल रहे हैं, उसमें कई क्वेश्चन बच्चों को डाउट रहता है बच्चों। ठीक है, तो जो डाउटफुल क्वेश्चन हैं, जो बच्चे ये सोचते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा, देखिए आपके दो तरीके हैं उसको मतलब मुझसे पूछने के, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत से लोग परेशान होते हैं, क्योंकि देखो एक दो आंसर, 2-3 आंसर तो बच्चों हो जाता है, वो मानवी भूल मान के चले, कभी ऊपर की जगह नीचे टिक हो जाएगा, वो चल जाता है, वो करेक्शन हो जाएगा आपका, और होता भी आया। ठीक है, पिछले वीडियो जो चौथा टेस्ट था उसमें मैंने करेक्शन भी उसमें करवा दिया था। अब देखिए मेनली क्या होता है, जहाँ पे आपको डाउट होता है तो आप ना जो व्हाट्सएप नंबर आपके पास है उस पर ऐसा किया कीजिए कि बहुत कम कोशिश करना कि वो आप वहां मैसेज करो। देखो व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे ना, उसका रिप्लाई बहुत रेयरली आपको मिल पाएगा, क्योंकि उसमें इतने ज्यादा मैसेज हैं, पता ही नहीं चलता कि कौन क्या पूछ रहा है। आप ना डायरेक्ट मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया कीजिए। आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े होंगे जहां तक मैं समझता हूं, और नहीं जुड़े हैं तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए उसमें क्या करना है, आप एक काम करना, आप जैसे जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, ठीक है, स्टडी विथ योगेश टेलीग्राम पे सर्च करना है, स्टडी विथ योगेश। ठीक है, ये आप क्या करोगे, टेलीग्राम पे सर्च करोगे। ठीक है, स्टडी विथ योगेश टेलीग्राम पे सर्च करोगे। जब आप सर्च करोगे तो एक ऐसा ग्रुप जिसमें 36,000 मेंबर से प्लस होंगे, यानी 36,400 कुछ मेंबर या 500 कुछ मेंबर होंगे, वो जो है मेरा मेन टेलीग्राम चैनल है, यानी टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, जब आप इस ग्रुप को सर्च करोगे, पब्लिक ग्रुप है, जो बच्चे हैं उसमें तो ठीक है, आप इसको क्या कर लो, ज्वाइन कर लो, जो नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है, मैसेज अलाउड नहीं है, अर्थात आप इसमें मैसेज नहीं भेज सकते हैं। सिंपल सी बात है, यही तो होता है ना, आपको तो ग्रुप ऑफ है, उसमें सिर्फ एडमिन मैं भेज सकता हूं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो भी बच्चे जुड़े हैं, आप जैसे स्टडी विथ योगेश चैनल पे ज्वाइन हो गए, टॉप में देखना, आप जैसे स्टडी विथ योगेश चैनल को ओपन करेंगे, जैसे ये चैनल का पेज आया, यहां लिखा होगा, इधर पे लिखा होगा स्टडी विथ योगेश। ठीक है, और यहाँ पे मेंबर दिखाएगा, 36,000 कुछ मेंबर दिखाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ध्यान से समझना, कई बच्चों को आता ही नहीं मैसेज करना। ठीक है, कई तो करते हैं। यहाँ पे आप क्या करोगे, क्लिक करोगे, जहां टॉप में बटन दबाया उसको क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके उसमें एक पेज आएगा, और उस पेज में आप डाउन की ओर आना, फोन मतलब आपको इधर की ओर आना है, डाउनवर्ड। ठीक है, जहां आपको मेंबर दिखेंगे, जैसे आप फोन पकड़ोगे ना, फोन को ऐसे स्क्रॉल डाउन करोगे, ऐसे ऊपर स्लाइड को हल्का सा ऊपर करोगे तो आपको यहाँ पे मेंबर दिख जाएंगे, टोटल जो मेंबर कौन कौन जुड़े हैं। ठीक है, जैसे ही आपको मेंबर दिखेंगे, उस मेंबर में एक मेंबर आपको दिखेगा, कौन, एडमिन। ऐसे ही ध्यान रखना, एडमिन ब्रैकेट में लिखा होगा स्टडी विथ योगेश, ऐसे क्या लिखा होगा, एडमिन लिखा होगा, स्टडी विथ योगेश लिखा होगा। ठीक है, आप इस पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, इस वाले पे, इस पे क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे, टॉप हैंड साइड पे राइट पे देखना, राइट साइड में टॉप में राइट साइड पे एक मैसेज का बटन बना होगा। किसका बना होगा, मैसेज का। उस मैसेज पे क्या करोगे, क्लिक करोगे। तो वहां से आप क्या कर सकते हो, टेस्ट से संबंधित जो भी डाउट आपके होंगे वो मुझसे आप डायरेक्टली पूछ सकते हो कि सर ये इस टेस्ट में पेपर में ये चीज था, ये रहा वो रहा। ठीक है, इस टाइप से आप पूछ सकते हो, ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, और फिर भी अगर आपको नहीं समझ आ पाता किसी केस में,
जो नंबर व्हाट्सएप वाला दिया है बच्चों, इसको रेयरली आप ट्राई करना है, ठीक है। 8375830393 ये नंबर जो है, इसको बहुत कम चांसेस है कि आपको यहाँ रिप्लाई मिलेगा, बहुत कम चांसेस है, ठीक है। आप फिर भी अगर यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हो तो उस केस में आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ अनावश्यक मैसेज मत करना, क्योंकि अनावश्यक मैसेज कोई बच्चे हेलो गुड मॉर्निंग ये वो आप अच्छा पढ़ाते हो, ये नहीं चलेगा, ठीक है। ना आपको रिप्लाई मिलेगा, ना उससे आपका भी समय खराब, मेरा भी समय खराब। तो इसको आप अंतिम विकल्प के रूप में क्या करोगे, चूज करोगे। और मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे मुझ तक मतलब मैसेज कर सकते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। अंतिम विकल्प क्या रहेगा, फोन। इसके बाद अगर आप टेलीग्राम पे नहीं पहुंच पा रहे तो इंस्टाग्राम पे भी मेरी आईडी होगी, ठीक है। इंस्टाग्राम पे अगर कई बच्चे इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं, वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, मुझ तक जुड़ सकते हैं। यानी इंस्टाग्राम पे जो आईडी है उसमें चेक करना। आप इंस्टाग्राम की आईडी कहां मिलेगी आपको, आप जैसे मेरे चैनल पे गए ना आप यूट्यूब पे, उस पे देखना टॉप हैंड साइड पे जैसे क्लिक करोगे मेन चैनल पे, लास्ट में एक बटन आएगा, सबसे किनारे पे देखना अबाउट करके कुछ लिखा होगा बटन में, ऊपर देखा, उसके नीचे देखना 2-3 पेज बने होंगे, एक फेसबुक का पेज, एक इंस्टाग्राम का पेज, वहां से क्लिक करके आप पहुंच सकते हो, ठीक है। ये तो बात थी कैसे आपके डाउट वाले सेशन को कंप्लीट किया जा सकता है। देखिए अब मेन आता है बच्चों क्रैश कोर्स को लेके, ठीक है। हमारे पास लगभग अगर 9 जुलाई को एग्जाम होता है, किसका, बीपीडीओ वीडियो का एग्जाम होता है, और कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा, वैसे जनरली इसमें उन लोगों को मौका मिलेगा जिसने एग्जाम दिया है। अब कई बच्चे कहते हैं सर यूकेपीएससी ने तो सबको दिया, यूकेपीएससी ने नए सिरे से एग्जाम के लिए विज्ञप्ति निकाली थी, ठीक है। और ये अगर विज्ञप्ति नहीं निकालेंगे तो मुझे लगता नहीं कि सबको मौका मिलेगा। बाकी तो खैर आयोग का अपना मत है, मंतव्य है, वो लोग क्या करते हैं वो तो उस पर ही डिपेंड करता है। तो 9 जुलाई को अगर आपके पास एग्जाम है तो हम लगभग 60 क्लासेज 60 डेज के हिसाब से इसको लेके चलेंगे, ठीक है। और 60 डेज का क्या मतलब होता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें टॉपिक, सिलेबस के टॉपिक जो होंगे, सिलेबस के टॉपिक को हम कवर करेंगे, ठीक है। और इन सिलेबस के टॉपिक में ऐसे टॉपिक जो सबसे कम आप ध्यान देते हो, यानी ऐसे टॉपिक जिस पे आप सबसे कम ध्यान देते हो, जैसे निशस्त्रीकरण, परमाणु और परमाणु हथियार वगैरह को कंट्रोल करने के लिए यूएनओ के प्रयास, इस टाइप के जो टॉपिक होते हैं, मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार संगठन, विश्व मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स जो होते हैं, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, जो इस टाइप के जो यूनिक टाइप के टॉपिक है जहां सबसे कम, यानी जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, आपने सुना होगा ना, यानी हम ऐसे पोर्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे जो आपको सबसे कम पढ़ा है। अब आप सोचिए कि सर इसमें उत्तराखंड भी पढ़ा दें, हिंदी, मैं आपको बेसिकली बताता हूँ हिंदी के मेन टॉपिक जो मतलब आपके कवर किए जा सकते हैं। हालांकि हिंदी अगर मैं यहाँ पे नहीं भी कराऊं, सबसे पहली प्रायोरिटी मैंने आपसे क्या कहा है, जीएस वाले पोर्शन पे और कंप्यूटर वाले पोर्शन पे, दोनों का सिलेबस दिया हुआ है। सबसे ज्यादा हम अगर ध्यान देंगे तो जीएस, कंप्यूटर और कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के, इस पोर्शन पे ध्यान देंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपकी हिंदी में कवर नहीं करूंगा, मैं हिंदी को भी आपकी कवर करा दूंगा, यानी मैक्सिमम चीजें मैं कोशिश करूंगा कवर। और अगर किसी केस में नहीं कराऊंगा तो पहले ही बता दूंगा मैं, जैसे मैंने आज कोई टॉपिक पढ़ा मैं पहले बता दूंगा कि हिंदी में क्या पढ़े रहना है। तो जितने भी छात्र आप लोग इस चीज को सुन पा रहे हैं, आप सबसे पहले क्या कीजिए, अपना सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। आपके पास फोन पे ना होके प्रिंट आउट सिलेबस का होना चाहिए, यानी वीडियो बीपीडीओ एग्जाम जो है आपका, उसका प्रिंट आउट आपके पास निकाला हुआ होना चाहिए। और प्रिंट आउट अगर आप निकाले रहेंगे तो उससे क्या होगा, आप एटलीस्ट हाईलाइट कर सकते हो टॉपिक, क्योंकि 60 दिन अगर आपको बचे हैं तो 60 डेज में पता है आपको क्या हो जाता है, जिसने पहले पढ़ा होता है, जिससे थोड़ा ढंग से स्टडी की होती है, यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाल देता है। और जो जैसे हर बार यूपीएससी जैसे प्रीलिम्स कराती है, तो वो जो बच्चे हैं वो लगभग लास्ट के 60-65 दिनों के अंदर ही प्रीलिम्स पे टोटल फोकस करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने उससे पहले कभी नहीं पढ़ा होता, उनके कॉन्सेप्ट तैयार होते हैं, लेकिन अंतिम जो फाइनल टच होता है वो लास्ट के 60 दिनों में होता है। तो आप तो एक ग्रुप से एग्जाम दे रहे हो बीपीडीओ वीडियो का, तो आपको भी क्या करना है, सिलेबस के आधार पर इन 60 डेज के अंदर कोशिश करनी है कि हम लोग इस सिलेबस को पूरा क्या कर दें, कंप्लीट करें। और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हमारे टॉपिक पे कमांड होनी चाहिए, क्योंकि आप सबसे बड़ा फायदा आपको क्या है पता है, आपने ऑलरेडी इस चीज को पढ़ा हुआ है, आप पहले एग्जाम में बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि इतनी ज्यादा परेशानी आपको आएंगी। बेसिक आपका तैयार है, एक होता है ना हल्का सा एक फाइनल टच, एक मतलब कहने का मतलब ये है कि यार कहाँ पे कमी रहेगी, कौन सा पोर्शन ऐसा है जहां पे स्कोर नहीं हो पा रहा है, जहां हम लोग इतना मेहनत करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो जो सबसे बड़ा इश्यू है वहां पे हम लोग देखेंगे। अब आप सोचोगे नहीं सर हमें विराम चिन्ह कराएंगे, क्यों कराएंगे सर आपको विराम चिन्ह, बताइए। हिंदी के सिलेबस में दे रखा है विराम चिन्ह, क्वेश्चन भी आता है, तो सर को पता नहीं क्या यार विराम चिन्ह इतना सिंपल सा टॉपिक है, पहले भी कराया हुआ है। मैं आपको पहले ही बता दूंगा, कल सबसे पहला काम है सिलेबस डाउनलोड करो,
सिलेबस का प्रिंट आउट निकालो और आपको पर डे सिलेबस के आधार पर तैयारी कराई जाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि अनावश्यक चीजें, अनावश्यक फैक्टर पढ़ोगे तो अनावश्यक में ही रहोगे, लाइफ आपकी अनावश्यक हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले जितने भी वन लाइनर आप पढ़ते हो उन अनावश्यक वन लाइनर्स को सब अपने दिमाग से डिलीट करो। आपका सिलेबस तैयार होना चाहिए, आपको बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, इससे एग्जाम क्रैक हो जाते हैं। और हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितने वन लाइनर इकट्ठा करेंगे घर में, उतना हम बर्बादी की कगार पे पहुंच जाएंगे तैयारी करने के दौरान। मैंने आपको लगातार 3-4 वीडियोस पे ये समझाया, लास्ट वीक मैंने आपको समझाया कि कहां आपकी कमियां हैं, कहां पे आप कमजोर हैं, उस चीज पे आपको काम करना है, उठना होगा, आपको संभलना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए। प्रिंट आउट निकालने के बाद पर डे मैं बता दूंगा कि आपको हिंदी, जैसे हिंदी में कौन सा टॉपिक कवर करना है, डेली बता दिया जाएगा हिंदी। क्योंकि मैं भी क्या करूंगा, जब कल से पढ़ाने आऊंगा मैं भी सिलेबस चेक करूंगा और सिलेबस में बोल दूंगा कि कौन सा टॉपिक कहां से तैयार होना है, ठीक है। और इसका मतलब हिंदी के अलावा जो मैं बताऊंगा कहां से पढ़ना है, उसका सोर्स भी बता दूंगा मैं, ठीक है। यानी आपको उस टॉपिक को हिंदी के किस पोर्शन से कहां से कवर करना है ये भी मैं बता दूंगा। आप बताइए यहां होते क्या यार 60 दिन, पूरा का पूरा मई का महीना है आपके पास, जून का महीना है, कितने लंबे दिन होते हैं, गर्मी होती है, आराम से बैठे रहो कहीं पे पेड़ की छांव में, हिमालय की तलहटी में जाके। इस बार तो सर हिमालय की तलहटी में जाके हम लोग बीपीडीओ वीडियो एग्जाम क्रैक करेंगे, ऐसा आपको होना चाहिए। एक इस प्रकार का जुनून, एक इस प्रकार का जज्बा आपके पास होना चाहिए। क्योंकि री एग्जाम है और री एग्जाम की डेट अगर दी है तो आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। आयोग के अनुसार 9 जुलाई है तो आपको उसकी तैयारी करनी ही करनी है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले जितने भी छात्र हैं कल से प्रिंट आउट निकाल लेना, किसका, सिलेबस का, ठीक है। ये प्रिंट आउट आपके सिलेबस का आपके पास होना चाहिए। 3 पोर्शन है, 3 के 3 पोर्शनों को इक्वल समय देना है, ये भी मत सोचना, ठीक है। हिंदी, उत्तराखंड और जीएस प्लस अदर, सबसे ज्यादा समय देना है इसको। क्योंकि ये 40 नंबर का है, फिक्स्ड है, ये 20 नंबर का है। जो 60 नंबर है वो तो 60 नंबर में से आप सभी छात्र 42, 44, 45 नंबर ला रहे हो। बाकी जो बचे 60 मार्क्स, 40 मार्क्स हैं, इसमें आपकी पेन ही नहीं चलती। कुछ क्वेश्चन तो आप कराते हो, लेकिन उसके बाद जो आपकी स्थिति हो जाती है वो बड़ी गमगीन हो जाती है, बड़ी दयनीय हो जाती है। तो उस दयनीय कंडीशन से आपको उठना है, उससे अपने आप को उठाना है और वहां से आपको सोचना है कि कैसे मैं 9 जुलाई तक जो ग्रेजुएट लेवल के इतने पद हैं, कितने 900 कुछ है, कितने हैं, जितने भी हैं उतने पदों में अपना सिलेक्शन कैसे लूं, ये आपको सोचना है, ठीक है। और अगर आप अभी से संभल गए तो बहुत होता है इतना समय, क्योंकि रिवीजन के लिए इतना अनावश्यक, मतलब आप दबाव मत लेना। नई सिरे से अगर आप पढ़ने लगे, अब आपको ना, अब सर ने कहते मैं बैठता हूं स्वर व्यंजन वाले टॉपिक से मैं पढ़ना शुरू करता हूं, उसको याद करता हूं। भाई स्वर व्यंजन इस जमाने में अभी तक स्वर व्यंजनी में हो, कैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी, उस चीज को भी तो समझो ना। जो आता है उसको गोला करो, सीधे हाईलाइट, यहां से मेरा कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, ऐसा एक जुनून होना चाहिए। जब आप ये सब चीजें करोगे, उसके बाद जब पेपर हॉल में जाते हो, अगर कोई चीज टफ आती है, हट के आती है, आपके कर्म थे, आप सिलेबस पूरा करके गए, आप उस सिलेबस के टॉपिक्स को अच्छे से कवर करके गए, फिर उसके बाद वहां एग्जाम में कुछ अनावश्यक चीजें पूछ दी, कुछ हार्ड चीजें पूछ दी, कुछ ऐसी पूछ दी जो आपने सुनी ही नहीं है, सभी के लिए तो ऐसा होगा ना, आपके लिए ही थोड़ा होगा। इतने छात्र हैं, सभी छात्रों के लिए वो समस्या आएगी। तो आप अपने जो सहपाठी हैं या आपके साथ जो हैं या जो आपके प्रतियोगी हैं, यानी आपको जिनके साथ एग्जामिनेशन हॉल पे फाइट करनी है, उनके साथ ही आपको भी करना है। यानी आपका परफॉर्मेंस, उनका परफॉर्मेंस, इन दोनों परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो कोई घर पे अलग सा काम नहीं करता, कोई ऐसा नहीं करता कि उसके बाद जादू की छड़ी है, बैक टू बैक एग्जाम निकाला। उसने क्या किया, उसने एक बार सिलेबस ढंग से पढ़ लिया, एक बार सही तरीके से तैयारी कर ली, उसके बाद आजीवन उसका काम आ जाता है। बताओ, हम इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, हम उस सिलेबस को कितनी बार पढ़ चुके हैं, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। कहां है कमियां, बताओ। राजनीतिक दल एक टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, ठीक है। राजनीतिक दलों को मान्यता कैसे प्राप्त होती है, कितने राजनीतिक दल हैं, क्या कंडीशन है, ये सब चीजें अगर आप बेसिकली बना के जाओगे तो हम लोगों का सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल नहीं है बच्चों। और पूरा सिलेबस हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखना, मेरी 30 मिनट की वीडियो से ज्यादा महत्वपूर्ण आपके घर पे बिताए गए 23.5 घंटे हैं, ठीक है। यानी एक दिन के 24 घंटे में से अगर मैं आपको क्या कहते हैं 30 मिनट की एक वीडियो देता हूं तो 23.5 घंटे आपने घर पे क्या किया, इस चीज पे आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ आपको सिर्फ गाइडेंस मिलेगी, एक रास्ता बताया जाएगा मंजिल तक पहुंचने का, किस तरीके से आप लोग यहाँ पहुंच सकते हैं। उसके बाद आप 23.5 घंटे इस बताई गई चीज पे कितना वर्क करते हैं, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब सोचो, जब मैं ये हिम्मत रख रहा हूँ कि पर डे 30 मिनट पढ़ा के आपके सिलेबस की अधिकांश चीजें क्रैश कोर्स के तहत कवर कर दी जाए, ताकि आपके बीपीडीओ वीडियो के एग्जाम में अच्छा स्कोर हो जाए। कितने घंटे पढ़ा के, कितना टाइम पढ़ा के, 30 मिनट पढ़ा के, आपके पास समय कितना है घर पे, 23.5 घंटे।
कैसे यूटिलाइज करते हो। सोना भी है, खाना भी है, रहना भी है, पढ़ना भी है, सब चीज करना है। तो देखिए 23.5 घंटे का यूटिलाइज किस तरीके से अपने पक्ष में करो, कैसी अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमम करो, ये आपके सिलेक्शन को यहां से तय होती है। सिलेक्शन यहां से तय नहीं होता, यहां तो रास्ता बताया जाएगा, यहां तो एक तरीका बताया जाएगा कि कैसे आपको वहां तक पहुंचना है। बाकी आपके कर्म पे डिपेंड करता है कि इस टाइम पे आपने घर पे क्या किया, कितनी मेहनत की। ठीक है, तो कल से आप लोगों को कंप्लीट तैयार रहना है। सबसे पहला काम होना चाहिए, आपके सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए। पहला चीज जो बताई जाएगी कि आज क्या टॉपिक तैयार करना है घर पे बैठ के, और उसका सोर्स बताया जाएगा, उसको हाईलाइट कर दिया जाए। अगले दिन की क्लास आने तक वो चीज कंप्लीट हो जाए। ऐसे ऐसे जब 60 दिन चलोगे अपने आप में परिवर्तन देखने लग जाओगे, खुद ही अपने आप में चेंजेज आ जाएंगे। और अपने आप में जब चेंजेज आएंगे तो फिर सिलेक्शन के लिए मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा समस्या होगी। ठीक है, तो हम पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। हम ट्राई करेंगे कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से अगर एग्जाम में पूछता है, हम लोग उसको गलत न करके आए। आपकी मेहनत, मेरा मार्गदर्शन, यही तो सफलता की कुंजी है, बताइए। ठीक है, और कोई भी गुरु हो, कोई भी छात्र हो, याद रखना हमेशा सिर्फ मेरे पढ़ा देने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी सफलता सबसे ज्यादा अगर कोई चीज प्रभावित करती है तो आपकी मेहनत पे करती है। 99% मेहनत आपकी होती है बच्चों, 1% किसी का गाइडेंस होता है। मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं, हमेशा कहता हूं, 2-2.5 साल मुझे यूट्यूब पे आप लोगों के साथ काम करते करते हो गए हैं, और मैंने हमेशा एक ही चीज आप लोगों से कही है, अगर आप सफल होते हैं तो इसका क्रेडिट भी आपको जाता है, और इसके असफल होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी लेने के लिए आप तैयार रहिए। क्योंकि कोई भी हो, कैसा भी हो, शिक्षक हो, कोई हो, किस तरीके से हो, कोई आपको सफलता नहीं दिला सकता। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत आपको सफलता दिलाती है। हाँ, यहां से इतना जरूर होता है कि गाइडेंस आप ले सकते हो। एक गाइडेंस, पढ़ना कैसे है, तैयारी कैसे करनी है, किस चीज को कितना समय देना है, कैसे चीजों को कवर करना है, ये सब चीजें होती है। ठीक है, तो देखिए इतना करने के बाद आपके पास सोर्स क्या क्या होना चाहिए, मिनिमाइज सोर्स होना चाहिए। ठीक है, सोर्स क्या होना चाहिए, मिनिमम होने चाहिए बच्चों, तब जाके आपका सिलेबस सिलेक्शन होगा। ठीक है, देखिए उत्तराखंड के लिए आपको परीक्षा वाणी अपने पास रखनी है, और विंसर ईयरबुक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और लेटेस्ट वर्जन ले लेना, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, जो लेटेस्ट है उसको लेना, इससे आपको एक हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, जीएस के लिए आपके पास, क्योंकि आपका कौन सा है, एनसीईआरटी का महेश बर्णवाल, यानी एनसीईआरटी सार महेश बर्णवाल की होनी चाहिए, प्लस ल्यूसेंट जीएस के साथ एमसीक्यू या घटना चक्र एमसीक्यू, घटना चक्र एमसीक्यू, ये आपको करना होगा। ये अलग अलग सब्जेक्ट की आती है। अब देखना, अब आप कहोगे सर क्या ल्यूसेंट एमसीक्यू या घटना चक्र एमसीक्यू में एक लेनी है? मैं ये कहूंगा आप या तो ल्यूसेंट जीएस तो कंपलसरी है, ल्यूसेंट जीएस तो होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन तो उससे आते ही आते हैं। अब जैसे बताओ कोई चीज पूछ दी, ये किस देश के संविधान से लिया गया, ऐसे क्वेश्चन तो मिलते ही उसमें। कोई राजनीतिक दलों के लिए कैसे, किस कंडीशन में राजनीतिक दल जो है राष्ट्रीय पार्टी बनती है, वो क्वेश्चन तो मिलेंगे ना उसमें। तो ल्यूसेंट जीएस तो होनी चाहिए। उसके साथ या आपके पास ल्यूसेंट एमसीक्यू होनी चाहिए, आपके पास घटना चक्र अलग अलग सब्जेक्ट की एमसीक्यू होनी चाहिए। तो मेरी सलाह है घटना चक्र एमसीक्यू अगर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की आपके पास होती है तो ज्यादा आप लोगों के बेहतर होगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी। और हिंदी के लिए क्या करना है, हिंदी के लिए लेटेस्ट जो लूसेंट की ग्रामर आई है, लूसेंट व्याकरण, ये किताब का इतना कम सोर्स होना चाहिए। और कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर के लिए भी क्या आती है, लूसेंट की एक कंप्यूटर की किताब आती है, अलग से आती है लूसेंट कंप्यूटर। कई सोचते हैं कि लूसेंट जीएस वाली ही कंप्यूटर पढ़ लें, वो नहीं, एक लूसेंट कंप्यूटर की अलग से एक किताब आती है, वो 40, 50, 60, 70 रुपए की आती है, पतली सी, वो ले लेना। ठीक है, रीजनिंग बहुत ज्यादा आप प्रैक्टिस कहीं से भी कर लो, गूगल वगैरह सर्च करके लिख लो, उससे काम बन जाता है, बहुत ज्यादा उसके लिए चाहिए नहीं। ये अपना आपके पास किताब का सोर्स होना चाहिए। इसके बाद आपके अपने नोट्स। ठीक है, क्या कर रहे थे आज तक बताओ, पिछले 2, 2.5, 3, 4 साल से तैयारी कर रहे हो, जो पहले री एग्जाम दिया, पहले का एग्जाम जब दिया है तो उसके नोट्स कहाँ गए? तो आपके नोट्स और ये आपका सोर्स, इसके अलावा आपके हाथ में प्रिंट आउट होना चाहिए किस चीज का, सिलेबस का। यहाँ डेली तैयारी करो, और साथ में आप जो प्रैक्टिस सेट आप लोगों के चल रहे हैं उसको आप लोग कीजिए। अगर आप इतना कर पाने में सफल होते हैं तो मान के चलिए कि आपकी सफलता भी आपके बहुत करीब होगी। ठीक है, कल मिलते हैं पहली वीडियो, पहली क्लास के साथ। पूरे जी जान से लगे रहिए। थैंक यू।